नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश कर ही दिया है। अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया और बिल के पेश होते ही लोकसभा में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से लेकर अमित शाह ने कहा कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने डिवीजन की मांग कर दी थी, जिसके बाद लोकसभा में वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग के बाद मोदी सरकार को शुरुआत में बड़ी जीत हासिल हुई है। पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो आगे क्या कुछ है मोदी सरकार की तैयारी, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज बिल को पेश कर दिया गया, वोटिंग भी विपक्षी पार्टियों की मांग पे हो गई। अब आगे क्या होगा? देखिए, ये एक ऐतिहासिक कानून है जो हिंदुस्तान के लिए बेहद ही जरूरी है। और जब भी इस देश में कुछ अच्छा होता है, विपक्ष खामखा सवाल उठाता है। अब बिल को आज पेश किया जाना था। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम इसे जेपीसी में लेकर के जाएंगे। जेपीसी में ले जाने का मतलब क्या हुआ कि कानून में जितनी भी चीजें आ रही है उसके ऊपर एक नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन, देश के लिए क्या अच्छा है। जेपीसी इसलिए बनाई जाती है, सेलेक्ट कमेटी में इसलिए चीजों को डाला जाता है कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक हित को छोड़कर देश हित में किसी भी कानून का मूल्यांकन करते हैं, सजेशन देते हैं। जो चीज पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, वहां एक लॉजिकल तर्क आधारित डिस्कशन होता है और उसके बाद वहां उस तमाम कानूनों में फेरबदल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है, कानून का नया प्रारूप हो जाता है और उसके बाद वापस ये कैबिनेट में जो है वो चला जाता है। अब सवाल क्या है कि जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई और आज बिल पेश किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी सबसे पहले आगे आए और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार कर रही है ये असंवैधानिक है। संसद के पास ताकत ही नहीं है कि आप इस तरह का कानून लेकर के आ सकें। अब यहां पे दो तीन सवाल उठ रहे हैं। भाई, इतना बड़ा मसला है, संविधान लेकर के घूमते रहते हैं राहुल गांधी। ही शुड हैव स्पोकन। लीडरशिप आज दिखानी थी कि आपके अंदर क्या मटेरियल है, क्या आपको संविधान कानून, आपके पास कोई देश के लिए कोई विजन है या नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से तो यह कह दिया गया कि दे वांट इट, लेकिन आपने आज मनीष तिवारी को आगे कर दिया। मनीष तिवारी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन उन्होंने तर्क की जगह कुतर्क दे दिया। हिंदुस्तान की संसद को ऐसी कौन सी ताकत नहीं है कि वो संविधान में कुछ बदलाव कर सके। ये कोई बदलाव कोई चीजों को खराब करने के लिए नहीं है। पैसे का वेस्ट होता है, समय जाता है और निरंतर पॉलिटिकल पार्टीज वो चुनावी मोड में रहती हैं, इसलिए देश का बड़ा नुकसान होता है। इसी चीजों को वापस, और हालांकि मैं आपको बताऊं, ये कानून बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस की वजह से ये पूरा कैलेंडर, जब आजादी मिली, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट था। 1971 में, मतलब आजादी के 20 साल तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो राज्य में या लोकसभा के, वो सब एक साथ हुए। लेकिन कांग्रेसी जगह जगह सरकार को गिराना शुरू कर दिया, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि ये कैलेंडर डिस्टर्ब हो गया। तो वापस इनके जो काले कारनामे हैं, इनका पाप जो है, उस पाप को धोने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि कानून देश में हर जगह एक जैसा होना चाहिए। अब बिल पेश किया गया तो आपने कहा कि इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुठाराघात होगा। कैसे होगा भाई? कैसे हो जाएगा? इलेक्शन आज करो या कल करो या परसों करो या 1-2 महीने बाद करो, उससे
राज्यों की शक्तियों में कहां कोई फर्क आने वाला है? तो पहली चीज तो ये, संविधान को बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बदला जा सकता है, और इसीलिए ये बिल पेश किया गया। तो ये कुतर्क भी फेल। फेडरलिज्म की जो दुहाई दे रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि जो आर्गुमेंट इन्होंने दिया, ये राहुल गांधी की वो बात कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब आप जो है एक लचर सा फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान को बता रहे हो। नहीं, इंडिया इज यूनियन फर्स्ट, और फेडरलिज्म जो है इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीका जो है अपनाया गया कि ताकि राज्यों को जो है, और राज्यों को बदलने का, उसके बाउंड्री को बदलने का वो ताकत भी निहित है पार्लियामेंट को। तो आप ये जो कह रहे हो कि नहीं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये गलत परिभाषा किसी ने पढ़ा दिया है कांग्रेसियों को। हालांकि मनीष तिवारी की ये मजबूरी होगी। मनीष तिवारी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक यूनियन है, पहले एक राष्ट्र है, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं इसके यूनियन। ये नहीं कि स्टेट्स जो है यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट है या उनको सेसेशन करने का, उनको सॉवरेंटी लेने का कोई अधिकार है। तो ये बेकार की बातें करना। और कुतर्क ये भी दिया गया कि इस बिल से छोटी पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। भाई छोटी पार्टियां तो एक राज्य में ही होती है। देश भर में 2000 से ऊपर पार्टियां हैं जो सिग्निफिकेंटली चुनाव लड़ती हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे। इससे कैसे फर्क पड़ेगा? मुझे कोई बता दे। भाई आंध्र प्रदेश में भी तो चुनाव होता है, साथ में चुनाव होता है, तेलंगाना में साथ में चुनाव होता है, आपका उड़ीसा में, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती। भाई ये अगर ये आर्गुमेंट है तो ये कोई बता दे कि 1971 तक क्यों उस देश के अंदर में एक साथ चुनाव होते, तब फेडरलिज्म खराब था, तब ये गैर संवैधानिक चुनाव हो रहे थे, तब फेडरलिज्म जो है वो अंडर अटैक आ गया था, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नुकसानदेह हो गया था, डेमोक्रेसी की मौत हो गई थी। तो ये जो लगातार चुनाव हो रहे थे, तो ये तो हत्यारे बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए संविधान के। अगर आपके लॉजिक को लेकर चला जाए तब तो नेहरू जो है हत्यारे हो गए डेमोक्रेसी के, इंदिरा गांधी हो गई डेमोक्रेसी की हत्यारिन। तो ये बेकार की बातें। ये दरअसल देश में कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते हैं उसका ये विरोध करेगा। और मैं आपको बताऊं, 2019 में ऑल पार्टी मीटिंग की गई, प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे थे, और ये आज की बात नहीं है, कम से कम दसियों इस तरह की कमिटीज और रिपोर्ट्स जो है सरकार के पास है, जिसमें ये कहा गया कि बहुत पैसे की बर्बादी होती है, बहुत टाइम जाता है, और हर बार हर जगह जो है चुनाव से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आपको सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, नई योजनाओं को लागू नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। तो जब 2019 में ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें हिस्सा लिया, और वहां डिस्कशन था वन नेशन वन इलेक्शन। उस समय सारे लोगों ने कहा कि भाई होगा। एक और इस संदर्भ में, गुजरात के अंदर ये बिरला साहब पिछले बार जब वो स्पीकर थे, तो देश भर में जितने भी राज्य हैं, जहां जहां असेंबली है, वहां के स्पीकर्स की बैठक हुई। उस बैठक में यह चर्चा किया गया कि भाई देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। सारे लोगों ने कहा कि भाई होना चाहिए। भाई आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? बस इसलिए विरोध करना है क्योंकि मोदी ये काम कर रहे हैं, मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, अच्छा काम बीजेपी कैसे कर सकती है? तो ये सारी चीजें थी। तो आपने बिल को पेश करने में ही आपने अपना इंटेंशन बता दिया कि आप इस देश में कुछ भी अच्छा होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल इन अ सेंस कि ये बड़ा आसान नहीं है पास करा देना। इसमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो क्या इससे निकलता है? तो इसमें तो फिर आपको ये जो इंडी गठबंधन, जो एनडीए के बाहर की जो पार्टियां हैं, उनका समर्थन चाहिए होगा। और आज जिसका किसी का ध्यान नहीं गया, बोलते बोलते शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने अपने भाषण में क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि हम फिलहाल इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत हड़बड़ी मिलाया जा रहा है। एक बार
इसे जेपीसी में डाला जाए, जेपीसी में प्रॉपर डिस्कशन हो, उसके बाद हम समर्थन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां अपना सुझाव सजेशन देगी जेपीसी में, और बहुत सारे लोगों का कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बिल तो पास नहीं होना। एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है, बिल लाया गया उससे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसे पास कराना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने कहा कि धीरे धीरे एक एक करके पार्टियां समर्थन में आएंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे, जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल भी है, वो और ये दोनों अलग अलग है, नो डाउट, लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए ये बिल ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, ये चुनौतीपूर्ण इसलिए कि उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब उसमें एक बात और समझ लीजिए आप कि इसमें ना सिर्फ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 50% स्टेट्स में वहां के असेंबली से भी पास होना है। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं जो होने वाला है, और बड़ी आसानी से फिर ये पास हो जाएगा। 2/3 मेजोरिटी अलग अलग हाउस में चाहिए, लेकिन एक और प्रावधान है जो संविधान उसको अधिकृत करता है, वो ये है कि आप ज्वाइंट सेशन बुला लें, राज्यसभा लोकसभा की सीटिंग एक जगह एक साथ कराएं और उसमें 2/3 मेजोरिटी से इसे पास करा ले जाएं, और मुझे लगता है कि इसमें सारा खेल हो जाएगा। इसमें सारा कैलकुलेशन जो है वो फिट बैठ रहा है। ये आगे चल करके प्रधानमंत्री मोदी कोई राहुल गांधी नहीं है, जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। नहीं, राहुल गांधी इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे अभी आ गए संविधान पर डिस्कशन करने के लिए, अभी आ गए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, फिर उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? आपके पास संख्या नहीं है। आप अभी उपराष्ट्रपति के खिलाफ आप आ गए लेकर के, अभी एक और इम्पीचमेंट मोशन आप जस्टिस यादव के खिलाफ लेकर के आ गए हो। ये सब पास नहीं होना है। तो ये जो हाराकिरी है कि भाई पहले से ही जिसका रिजल्ट मालूम होता है, ये काम राहुल गांधी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर बिल लेकर के आ रहे हैं ठोक बजा करके, और मुझे लग रहा है कि ज्वाइंट सेशन के अंदर इसे पारित करा लिया जाएगा, और देश में 2029 में 1 नेशन और 1 इलेक्शन ये होगा। जी, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वैसे भी मोदी सरकार कभी भी कोई बिल लेकर आती है तो उसको लेकर उसकी तैयारियां बहुत दिनों से की जाती है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लेकर भी तैयारियां काफी सालों से चल रही थी। मोदी कैबिनेट से पहले मंजूरी मिली, उसके बाद चर्चा थी कि इसी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। हालांकि कल ही बिल के पेश होने की खबर थी, लेकिन किसी कारणवश कल बिल पेश नहीं हो सका। लेकिन आज आखिरकार लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को पेश कर दिया गया है। वोटिंग भी बिल को स्वीकार करने के लिए कराई गई, जिसके पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। अब इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा, जहां पे चर्चा होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।